Hello dear friends, welcome back to your own channel Dr. Agribusiness. In this video, we are going to discuss another important lecture on history of financing agriculture in India. तो इसमें हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकली कैसे फाइनेंसिंग होता था एग्रीकल्चर सेक्टर को, कहाँ से लोग पैसा लेते थे एग्रीकल्चर के लिए और किस तरह का नेचर रहा डेट का और किस लेवल तक ने जो है कर्ज में फार्मर्स दबे हुए थे। तो एक बेसिकली हम हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके कंटेंट में हम जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस का कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड एक्सटेंट ऑफ फार्मर्स इंडेटनेस ऑफ इंडियन फार्मर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो का फ्लो अगर सही नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो इसका जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप 1.5 या 1.25 आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्लो में वीडियो मिल जाए। तो मुझे उम्मीद आपको ये सही फ्लो में मिल रहा होगा। तो अगर फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो फाइनेंस का, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस जो है बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में। इतना जरूरी है, इतना जरूरी है जैसे कि डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट जितना जरूरी है उतना ही फाइनेंस का एग्रीकल्चर में जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। मीन्स फाइनेंस इन एग्रीकल्चर इज एज इम्पोर्टेंट एज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट जितना जरूरी है उतना ही फाइनेंस इन एग्रीकल्चर जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना फाइनेंस के जो है एग्रीकल्चर को सक्सेसफुली करना बड़ा मुश्किल है। सक्सेसफुली मतलब बेनिफिशियली उसको करना बड़ा मुश्किल है, वो बेनिफिशियल नहीं होगा फार्मर्स के लिए। टेक्निकल इनपुट्स कैन बी परचेज्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स ओनली इफ ही हैज फंड्स। मतलब अगर कोई टेक्निकल इनपुट्स है या फार्म इनपुट्स है या कुछ हाइल्डिंग वेराइटीज है या कोई टेक्नोलॉजी है, अगर फार्मर्स को यूज करना चाहे तो वो तभी कर सकता है जब उसके पास फंड हो। बट किसानों का फंड हमेशा उसके लिए कम पड़ता है और वो हमेशा जो है आउटसाइड फाइनेंस की जो है उम्मीद में रहता है कि उसको बाहर बाहर से पैसा मिले, कि उसके पास खुद का इतना पैसा नहीं होता है। तो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फंड्स, मनी लेंडर्स वर द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर टिल 1935। 1935 तक जो है किसानों की जरूरत को पूरा करने का एकमात्र जरिया, एकमात्र सोर्स था, वो था मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जिनको आप क्या बोलते हैं गांव में, साहूकार। ठीक है, जो लोग पैसा लोगों को सूद पे या ब्याज पे पैसा देने का काम करते थे। और वो उनका कैसा रवैया था, उनका कैसा परिदृश्य था, ये आप जो बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे कि जो इस तरह से जो मनी लेंडर्स या जो साहूकार लोग हैं वो किसानों को, छोटे किसानों को लोन देके उनको अपने जाल में फंसा लेते थे और किस तरह से उनका शोषण किया जाता था। मनी लेंडर्स जो है चार्ज करते थे एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते थे और हाई इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ ऐसी इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी वो जो है फॉलो करते थे लोन देते वक्त और लोन को रिकवर करते वक्त। मतलब वो जमीन लिखवा लेते थे, वो उन पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर कर देते या किसी और तरह से उनका शोषण करते थे, जो कि गलत था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसे होती थी 30-35% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, क्योंकि आजकल जो है किसानों को जो है गवर्नमेंट 3 से 4, 5%, 7% पे लोन अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता था कि फार्मर्स जो है वो हेविली बर्डन हो जाता डेट्स के साथ। मतलब वो इन डेट्स में इनडेटनेस में वो फंस जाता था, मतलब कर्जे में दब जाता था। और कर्जा भी ऐसा कि पीडीएम भी उसको नहीं चुका चुका पाती थी, उनकी पीडीएम भी उस कर्जे में दबी रहती, जिसको बोलते हैं परपेचुएटेड डेट्स। परपेचुएटेड डेट्स क्या होती है? जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कर्जा बढ़ जाता है। मतलब अगर किसी के पिताजी ने कर्ज लिया था तो फिर उसके बेटे या उसके पोते उस कर्ज को चुका पाते थे या वहां तक भी वो कर्ज पहुंच जाता था। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिसेस होती अनएथिकल होती थी और वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किया जाता था,
इससे क्या होता था कि किसानों में रोष हो जाता था, किसानों में एक डिससेटिस्फेक्शन हो जाता था, किसानों में बहुत तरह की जो है एजिटेशन ये हुआ। कई जगह पे तो इंडिया में जो है ऐसे दंगे भी हुए हैं कि वो जमींदार को कर्ज नहीं देते थे, तो उस पे लड़ाई झगड़ा और आपस में इस तरह की चीजें होने लग गई थी। तो गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग बहुत सारे एक्ट लगाए, बहुत सारे कानून भी बनाए, लेकिन दे वर नॉट सफिशिएंट। तो 1935 तक की मैं बात कर रहा था, क्योंकि 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी, और आरबीआई की स्थापना होने के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एक्ट, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव क्रेडिट था उसका प्रचलन हो चुका था, जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का सबसे ज्यादा नीड्स को फुलफिल करता था। 1935 के बाद जो है जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज या कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करवाया। उन्होंने ही पूरी कमान संभाल रखी थी। हालांकि वो भी गुड एनफ नहीं था, लेकिन वो मेन सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रहा। उसके बाद में जो है आरबीआई ने जो है बहुत सारे कदम उठाए, और आरबीआई ने जो है एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर्स है उसको क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए और बहुत सारी सुटेबल पॉलिसीज को बनाया, जिसके तहत लार्ज स्केल क्रेडिट बिकम अवेलेबल विद reasonable rate of interest in easy terms to the farmers in terms of guarantee in terms of recovery। मतलब लार्ज स्केल क्रेडिट मतलब फुल बड़े लेवल पे जो है कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक जो है किसानों को लोन देने लग गए, और वो भी सस्ती रेट पे, यानी कम रेट्स पे, रीजनेबल रेट्स पे, और उसको देना भी आसान था और रिकवर करना भी आसान था। मतलब वो किसानों के लिए या बोरोवर्स के लिए पेनफुल नहीं था, और मतलब स्ट्रेसफुल नहीं था, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोन मिल रहा था। ये आरबीआई के स्टेप्स की वजह से हुआ। अब उसके बाद में देखिए बहुत सारी कहानी हुई, हम आप यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ये मान के चलिए एक स्टोरी को मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब आरबीआई की स्थापना के बाद में इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स, ये इन्होंने जो है बैंक को लोन देना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो बैंक्स थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक थे, या वो जो मनी लेंडर्स बोले या फिर जो बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके कंट्रोल में, उनके इशारों पे बैंक काम करते थे, या उनके खुद के बैंक थे वो। तो वो जो है किसानों को या एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करते थे, उतना फाइनेंस नहीं देते थे। क्यों नहीं देते? आप जानते हैं कि किसानों को छोटा लोन की जरूरत पड़ती है, और किसान उतना ब्याज नहीं दे सकता, उतना रिटर्न नहीं दे सकता जो उनको बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस देते थे। तो वो अपना लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को ना देके इंडस्ट्रियल सेक्टर को देता था, इंडस्ट्रीज को देता था, ताकि वहां से उसको अच्छा खासा मुनाफा मिलता था। तो 1969 में जब 14 बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स वर द मेन, उससे पहले तक तो जो है कोऑपरेटिव बैंक्स वर द मेन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। लेकिन उसके बाद में आफ्टर नेशनलाइजेशन it was mandatory for these banks to provide finance to agriculture as a priority sector। तो नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना दिए कि आपको एग्रीकल्चर को एज ए प्राइवेट सेक्टर मान के लोन का कुछ परसेंट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देना है। ठीक है, तो उससे क्या हो कि बैंकों पे प्रेशर पड़ा, और बैंक जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया उसको नेशनलाइजेशन करके, तो बैंक को जो है कुछ लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को देना ही पड़ा, और देना उनके लिए मैंडेटरी हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन का पेनिट्रेशन बढ़ा, और जो जो बैंक्स थे उनको लोन देना था, तो लोन देने के लिए वो क्या करते हैं, स्पेशल ब्रांच एक्सपेंशन किए, और एक बैंकिंग सर्विसेज को रूरल एरियाज में देने के लिए एक मतलब बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया, क्योंकि एग्रीकल्चर को फाइनेंसिंग जो है वो दे सके। और आज आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो है लोन बहुत ही चीपर रेट पे, अच्छे रेट पे मिल सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट suitable policies, because of nationalization, and because of other rules and regulations made by the governments for the welfare of the agriculture, or as well as
फार्मिंग कम्युनिटी। अब एक एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। क्रॉप लोन हो सकता है, डेयरी लोन हो सकता है, या फिशरीज लोन हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट लोन हो सकता है, या लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। तो बहुत प्रकार का, लेकिन उसमें जो लोन सबसे बड़ा ज्यादा शेयर जिसका था वो है क्रॉप लोन, जो कि एक सही चीज था। इसके अलावा आज जो है किसान जो है जो है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए या पंप सेट के लिए लोन ले सकता है, ट्रैक्टर और मशीनरी के लिए लोन ले सकता है, कुओं को खुदवाना हो तो डिगिंग वेल्स के लिए लोन लेता है, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइंस, ड्रिप इरिगेशन, प्लांटेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स, पोल्ट्री, सीप, पोल्ट्री, इन सब के लिए लोन मिल सकता है, प्रोवाइड गवर्नमेंट करवाता है, बैंक्स देते हैं। तो these are become the due to the institutional mechanism. So, farmers' short-term and long-term needs are met by large number of structured institutional organizations like commercial bank, cooperative banks, regional rural banks, central banks और land development banks। तो प्रेजेंट टाइम में हम ये कह सकते हैं कि किसानों को एक समय में जो है मनी लेंडर्स पे जो है डिपेंड होना पड़ता था, और जो है उनके पास बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लिया जाता था। लेकिन समय के साथ गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल जो लेंडर्स है उनको डेवलप किया, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक हो। उनकी अपेक्षा से आज जो है किसानों को लैंड जो है और जो क्रेडिट है वो आसानी से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार का लोन जो है आसानी से कम रेट में मिल रहा है। दैट इज द बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। इसके बाद हम बात करें एक्सटेंट ऑफ फार्मर्स इंडेटनेस। भाई किसानों का जो कर्ज था उसका किस लेवल तक जो है वो लेवल तक जो है किसानों का कर्ज बढ़ गया था, उसकी बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएस का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने 2003 में एक सर्वे करवाया था। सर्वे किस पे कराया था? एक्सटेंट ऑफ इंडेटनेस ऑफ फार्मर्स, किसान कितने कर्ज में है, इस पे उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें उन्होंने पाया कि लगभग 50% फार्मर्स जो है वो कर्जे में है। अगर एग्जैक्टली बात करते हैं 48.6% जो है किसान जो है वो कर्जे में है, और उनमें से भी मैक्सिमम किसान यानी कि नियर 60% जो है स्मॉल फार्मर्स थे। तो ये एक डेटा है। आउट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो लोन अमाउंट था उसका 41% वाज टेकन फॉर द पर्पस अदर देन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब ये जो उसमें भी जितना भी लोन कर्जा था उसमें भी जो मोस्ट ऑफ जो कर्जा था वो फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए लिया ही नहीं गया, एग्रीकल्चर के लिए लिया ही नहीं गया, वो अदर पर्पस के लिए लिया गया था, जिसको हम कंजप्शन लोन बोलते हैं। चाहे बेटी की शादी हो या बच्चे को पढ़ाई हो, घर को बनाना हो, मतलब जो भी हो उसके लिए लिया गया। तो ये भी चौंकाने वाला फैक्ट है, क्योंकि लोन लिया आपने एग्रीकल्चर के लिए लेकिन आपने यूटिलाइज किया अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस के लिए लिया, और उसमें से जो है 27.8% जो है केवल करंट एक्सपेंडिचर इन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज किया गया। मतलब ज्यादा लोन तो जो है आपने जो फालतू चीजों में एक्सपेंडिचर के रूप में खत्म कर दिया, केवल मात्र 27% जो है आपने एग्रीकल्चर रिलेटेड काम में यूटिलाइज किया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो एक फैक्ट ये भी है कि अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट वाज दैट 42.3% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जितना भी लोन लिया गया था वो जो है लोन सबसे ज्यादा था मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के, दो ट्रेडर्स से लिया गया लोन। मतलब इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया गया वो बहुत ही कम था। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स स्टिल डोमिनेटेड among the farmers फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग द क्रेडिट। मतलब 2003 में जो सर्वे हुआ, मतलब गवर्नमेंट कब से एफर्ट कर रहा है कि जो मनी लेंडर्स है या जो इनफॉर्मल सोर्सेज है उस पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए।
लेकिन जो है फैक्ट क्या है कि 2003 में भी जो है मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स का जो इनफॉर्मल सोर्सेज है वहां से लगभग 42% जो है अमाउंट जो है या जो लोन है वो आ रहा है। तो ये एक बड़ा ही दुखद चीज है। बट दिस इज द लेवल, दिस इज द डेटा। तो इसी के रिगार्डिंग एक ग्रुप बना है, एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर आर राधाकृष्णा। ठीक है, उन्होंने भी एग्रीकल्चर इंडेक्टनेस के ऊपर एक स्टडी किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया 2007 में कि नॉन इंस्टीट्यूशनल चैनल अकाउंटेड फॉर 48,000 crore of farm debts. Out of 18,000 crore was availed at the interest rate of 30% per year. मतलब 30% की रेट जो है अभी भी चार्ज किया जा रहा है, वो भी 2007 में नॉन इंस्टीट्यूशनल चैनल की से, मतलब इनफॉर्मल चैनल से, मतलब मनी लेंडर से, ट्रेडर से, रिलेटिव से, दोस्तों से, इनफॉर्मल चैनल है उनके थ्रू। तो ये बड़ा दुखद है। और इंडिया में दूसरा जो डेटा है, जो दुखद चीज है, वो क्या है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हाईली स्क्यूड इन फेवर ऑफ केस क्रॉप है। जो केस क्रॉप है, जो कमर्शियल क्रॉप है, उनके वो फेवर में है, जो कि काफी स्क्यूड है, काफी जो है मोर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर जो है, मतलब उसके लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। मतलब जो कैश क्रॉप्स होती है उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो ज्यादा होती है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो जो है फिर आपको लोन की ज्यादा जरूरत ज्यादा पड़ेगी। फॉर कैश क्रॉप देयर इज अ नीड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म क्रेडिट नेट फार्म क्रेडिट स्ट्रक्चर अकाउंटिंग फॉर द मोर देन 75% ऑफ टोटल क्रेडिट। इंडिया में जितना भी लोन दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, उसका 75% तो शॉर्ट टर्म लोन ही दिया जाता है। जबकि केस क्रॉप के लिए जो है लोन चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन चाहिए। चाहे वो कोई ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट करना हो, कोई ट्री प्लांटेशन करवाना हो, टी कल्टीवेशन करना हो, तो उसके लिए आपको लोन चाहिए लंबे समय तक। लेकिन इंडिया का जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि उसमें शॉर्ट टर्म लोन, टॉप लोन जो है वो ज्यादा डोमिनेटेड है, ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात कर ले, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, पर कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि हिस्टोरिकली जो है इसमें क्या हुआ और इसका फार्मर्स का कितना डेट में है, कितना उसका एक्सटेंट है, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ फार्मर्स इंडेटनेस जो है वो आप केस क्रॉप क्या होती है, इसे एग्जांपल दे दीजिए, पूछ सकता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है, शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, कुछ आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस वीडियो को जो है दूसरों के साथ शेयर करिए सो दैट कि they can learn something from this particular video. Thank you guys. We will meet in our next class, next lecture. Till then, take care. Bye bye.